गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिक डायपोल का है। लाइट का वर्क आपको पिछले 16 वीडियो में आपको मिल चुके हैं। 16 में से 13 वीडियो लाइट के और 3 वीडियो हमारे इलेक्ट्रिक के शुरुआत के थे। आज हमारा इलेक्ट्रिक का ही वीडियो इलेक्ट्रिक डायपोल शुरू हो रहा है। आप जो भी कुछ वीडियो में आप लगातार वीडियो गेन करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव शुरू हो रहा है। वैद्युत द्विध्रुव एक कॉन्सेप्ट टाइप का बना देते हैं इसे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, नाम से स्पष्ट है। डाई का मतलब दो, ध्रुव दो सिरे हों, आवेशों का ऐसा एक युग्म जिसमें दो सिरे हों। दो सिरे यहां पर दो तब बनेंगे जब विपरीत प्रकृति के आवेश हों। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश विपरीत प्रकृति के आवेश, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे होते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश शॉर्ट डिस्टेंस पर, छोटी दूरी पर रखे होते हैं। अब आप एग्जांपल देखें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मेरे पास मान लीजिए कि एक आवेश -q और एक आवेश +q। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एक आवेश -2 कूलाम, एक आवेश +2 कूलाम। अब ये दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। क्या है, 2a है। तो ध्यान दीजिएगा, ये द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा, द्विध्रुव की अक्ष, और इनका जो मध्य बिंदु होता है वो द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। केंद्र कहने का तात्पर्य यह है कि जब दूरियों को मापना होगा तो समस्त दूरियां इसके केंद्र से ली जाएंगी। यदि हमने इसकी दूरी को 2a मान लिया है तो 2a मानने का कॉन्सेप्ट ये है कि इसके मध्य बिंदु से डिवाइड किया जाए तो ये दूरियां आधी आधी जोड़ना घटाने में आसान रहे। अन्यथा a मान लेंगे तो a/2 होगा। आप कुछ राइटर की किताबों में इसे l पाएंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, दूरियों को l मान लें, a मान लें, जो भी मानना चाहे मान लें। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब आपके पास वैद्युत द्विध्रुव के कुछ एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। हाँ, HCl एग्जांपल है, H2O एग्जांपल है, HBr है। ऐसे तमाम अणु हमारे पास इसके एग्जांपल है। जैसे HCl की संरचना देखिए आप, तो HCl आपके पास H और Cl इस प्रकार का बना रहेगा। तो ये ये देखिएगा एज ए डाइपोल, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। ऐसे HBr, ऐसे H2O भी आपके पास होंगे जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। कुछ ऐसे भी अणु हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरू में नहीं बनाते लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। जैसे CH4 वगैरह आप देखें तो ये क्या होगा, ये सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बनाते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इलेक्ट्रिक डायपोल में डेवलप हो जाता है। अब बड़ी बात है, एक और भी राशि हमारे पास है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसी से संबंधित राशि है। इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लीजिए और इनके बीच की जो दूरी का मल्टीप्लीकेशन है, जो बीच की दूरी है, उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और ये स्मॉल p से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी दिशा बच्चों ऋण आवेश से धन आवेश की ओर किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की ओर इसकी दिशा होती है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, चूंकि परिमाण बराबर है और दोनों के बीच की दूरी का जो मल्टीप्लीकेशन है, तो नई राशि मिलती है आपको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव एक स्ट्रक्चर है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें एक कैलकुलेशन मैथमेटिकल पार्ट है। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसका कितना है वो इस पर डिपेंड करता है कि कितना आवेश उस पर मौजूद है।
तो वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें बराबर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक निश्चित राशि है जो आवेश, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारे पास क्या था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र, द्विध्रुव की जो मध्य रेखा, द्विध्रुव की जो दोनों आवेशों को मिलाने रेखा, उसका मध्य बिंदु द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। द्विध्रुव की दिशा भी एनसीईआरटी में बताई गई है, माइनस से प्लस की ओर। अब बड़ी बात है, ये वैद्युत द्विध्रुव का एडवांटेज क्या बनेगा, आप वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो थोड़ा सा ध्यान में आपके आ जाए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या ज्ञात करेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो पार्ट हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग के हिसाब से चले हम। तो पहले आपने अभी देखा कि ये मेरे पास क्या था, वैद्युत द्विध्रुव। तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं इस द्विध्रुव की किसी भी अक्षीय रेखा पर कोई पॉइंट रख दूं, वहां ज्ञात कर लूं। इसे बोलते हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में या अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। या हम इसके मध्य बिंदु से जाने वाले कोई भी तल लंबवत ले लें, उस पर निकाल लें, जिसे हम बोलते हैं विषुवतीय तल या आप कह दें निरक्षीय रेखा पर। किस पर, निरक्षीय रेखा पर। तो ध्यान देना जरूरी है। वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास ये बना है माइनस क्यू प्लस क्यू। अब हम इसकी अक्षीय रेखा पर ज्ञात कर लें, हम इसकी निरक्षीय रेखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर लें कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये डेरिवेशन महत्वपूर्ण माना जाता है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। वैसे जानकारी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है, किसमें बहुत अच्छा सा बना हुआ है। तो अक्षीय स्थिति कैसे बनेगी, अब अक्षीय स्थिति यहीं पर देख लेते हैं कि अक्षीय स्थिति आपके पास बनने के लिए ये आपके पास माइनस क्यू और ये आपके पास प्लस क्यू। अब मान लीजिए हम माइनस क्यू प्लस क्यू से कहीं इधर कुछ दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से चलिए आर दूरी पर हम कोई बिंदु क्या ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए, बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो आप देखें तो ये बनेगा आर माइनस ए दूरी बनेगी, क्योंकि ये दूरी क्या है, ए, और ये भी दूरी, आधी वाली दूरी क्या है, ए। तो ये दोनों दूरियां ए हैं, तो ये आर माइनस ए। माइनस क्यू से देखें तो ये बनेगा आर प्लस ए। अब आपसे बात करें माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो क्या बनेगा, चलिए E1 बना लेते हैं या E माइनस क्यू कर लें, जो भी आप चाहें, एनसीईआरटी माइनस क्यू किया गया है। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश और दूरी का स्क्वायर। तो दूरी क्या है, r प्लस ए का स्क्वायर। आप जानते हैं ऋण आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, उसी की ओर होता है, इन साइड। तो लिखेंगे माइनस क्यू की ओर, माइनस क्यू की ओर। तो मैं यहाँ बिंदु P पर एक तीर लगा देता हूं, ये देखिएगा माइनस क्यू की ओर, जिसे हम E1 वेक्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, E1 वेक्टर के नाम से हम जानते हैं। आइए, प्लस क्यू के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, धन आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनती है, दूर की ओर। प्लस क्यू है तो दूर की ओर बनेगी। इसके कारण चलिए आप क्या बना लेते हैं, E2 बना लेते हैं। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटा ये दूरी बनेगी R माइनस ए का होल स्क्वायर। ये किधर बनेगा, Q से बाहर की ओर या दूर की ओर। जरा आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आप E2 का परिमाण ज्यादा है तो E2 की तीर की लंबाई हमने बड़ी बनाई है। E1 का परिमाण छोटा है, E1 का हार बड़ा है तो इसका परिमाण छोटा है, तो E1 को छोटा किया है। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। तो अब आप देखेंगे कि P पर परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड, P पर परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, E बराबर E1 नहीं E2 बड़े वेक्टर माइनस E1। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप इसे वेक्टर फॉर्म में रहे तो यूनिट वेक्टर से भी गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं अभी। तो E2 माइनस E1 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R माइनस ए का होल स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R प्लस ए का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू इंटू 4RA बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर बन गया, हल किया गया है, ये बन जाएगा। अभी आपसे बात करें कि यदि आप देखिएगा, अभी आपने बताया था कि 2QR किसके बराबर था, 2QA किसके बराबर था, P के बराबर था, द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां से निकाल लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपने E2 माइनस E1 घटाया है, अर्थात प्लस क्यू से बाहर की ओर है। प्लस क्यू से बाहर क्या बनेगा, ऋण से धन की ओर। क्या बनेगा, ऋण से धन की ओर। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव कह दीजिए आप, या आप कहिए प्लस क्यू से दूर की ओर, प्लस क्यू से दूर की ओर, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिएगा, या आप कह दें प्लस क्यू से क्या है, आउटसाइड की ओर है। अभी बात करें कि यदि r का मान, दूरी का मान a से बहुत बड़ा हो तो a स्क्वायर को क्या ले लेंगे, नगण्य ले लेंगे। जैसे a स्क्वायर को नगण्य करेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटा r क्यूब। ध्यान दें, ये भी वही चीज है, प्लस क्यू से दूर की ओर, प्लस क्यू से दूर की ओर ये दिशा है, तो प्लस क्यू से दूर की ओर से, चाहे तो यूनिट वेक्टर p का गुणा कर दें, यूनिट वेक्टर p का गुणा कर देंगे, p की दिशा में ही आपके पास दिशा बनेगी। माइनस क्यू से प्लस की ओर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की दिशा है, तो आप चाहें तो यूनिट वेक्टर p भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास ये बना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बाय r क्यूब। तो आपने क्या देखा, अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड r क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विषुवतीय तल का मैं चित्र यहां पर बना लेता हूं, आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे। ये देखिए आपके पास माइनस क्यू और प्लस क्यू, ऐसा कुछ नहीं है, आप माइनस क्यू इधर भी कर सकते हैं, प्लस क्यू इधर भी कर सकते हैं। अब आप इसकी जो स्पेक्ट्रल जो लंबवत दीजिए, ये देखिएगा आपके पास मध्य बिंदु O से मान लेते हैं कि r दूरी पर कोई बिंदु P है आपके पास, मिला दीजिए इसे। आप देखिएगा धन आवेश से इनसाइड की ओर देखिए, और ऋण आवेश से, सॉरी गलत हुआ, धन आवेश से बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ऋण आवेश से अंदर की ओर। मान लेते हैं ऋण आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2 है। ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये दूरी a, तो ये दूरी बनेगी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये दूरी a, तो ये दूरी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर विद अंडर रूट। अब आप देखिएगा माइनस q के कारण p पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, माइनस q के कारण E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश बटा दूरी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये किधर है, देखिए किधर की ओर है, माइनस q की ओर है, क्योंकि आप जानते हैं ऋण आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो उसी की ओर होता है, ऋण आवेश से इनसाइड और प्लस आवेश से आउटसाइड, क्योंकि धन हम देते हैं और ऋण हम लेते हैं। अब ऐसे देखिएगा, तो प्लस q के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये प्लस q से दूर की ओर, प्लस q से दूर की ओर ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप देखिए दो वेक्टर ना तो ये अपोजिट है और ना ही एक ही दिशा में है, तो इनको हम वेक्टर नियम से जोड़ेंगे। हम वेक्टर से क्या करेंगे, इनका वेक्टर वियोजन करेंगे। जरा आप देखिएगा ये E2 वेक्टर है, यदि ये कोण थीटा है तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये भी कोण क्या बनेगा आपके पास, थीटा बनेगा। इस E2 का आप वेक्टर वियोजन करेंगे तो E2 का एक घटक क्या बनेगा, E2 cos, और ये घटक देखिएगा आपके पास क्या बनेगा, E2 sin बनेगा। क्या बनेगा, E2 sin थीटा। ऐसे E1 का करिए तो इधर वाला घटक E1 cos बनेगा, और जस्ट इधर वाला घटक क्या बनेगा, E1 sin बनेगा। आप देख रहे हैं कि E1 और E2 के परिमाण बराबर है, तो E2 sin थीटा और E1 sin थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
ध्यान दीजिएगा, E2 का वियोजन करने पर E2 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। E2 और E1 जो कि आपकी निरक्षीय रेखा पर हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, परिमाण बराबर हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो वेक्टर वियोजन करने पर, वेक्टर वियोजन करने पर क्या है, E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा क्या होते हैं, निरस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। अतः P पर परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड, P पर परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लीज P पर परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये देखिएगा E1 E2 के परिमाण बराबर है, दुगना कर सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2q a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये बनेगा। अब आप cos थीटा कॉमन है, आप देखिए यहां पर यही ले आते थोड़ा सा, cos थीटा की वैल्यू आप समझें तो cos थीटा की वैल्यू क्या है, आधार बटे कर्ण a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो अब आपके पास बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q इंटू a और a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये एक पावर ये है और आधा पावर ये है, आपके पास 3/2 पावर आ गया। देखिए 2q ये क्या लिखा है, p, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। अब फिर वही बात, यदि आपके पास क्या हो, r इज ग्रेटर देन a हो, तो आप a स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नगण्य कर देंगे। छोड़ने पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटा r क्यूब। ये किधर दिशा है, आप देख रहे हैं किधर है, प्लस से माइनस की ओर, किधर है, प्लस से माइनस की ओर, या आप कहिए प्लस से माइनस की ओर, या आप कहिए जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण था उसके विपरीत दिशा में, उसके विपरीत दिशा में, पॉजिटिव टू निगेटिव की ओर। अब बड़ी बात आपके पास आ रहा है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का एडवांटेज क्या मिला। आप जानते थे किसी अकेले आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती थी। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती थी, r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती थी। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल लाते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ पर निर्भर करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी क्या होती है, 1/r³ के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश और दूरी पर ही निर्भर नहीं करती है, देखिएगा कोण पर भी निर्भर करती है। कहां पर, देखिए कोण, किस पर, कोण पर भी निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, कोण पर, कि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन है ध्यान दीजिएगा, और दूरी के बीच क्या कोण बन रहा है उस पर भी निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, कोण पर। तो बड़ी बातें हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर निर्भर करती है, 1/r³। किस पर निर्भर करती है, कोण cos थीटा पर भी निर्भर करती है, और आवेश के परिमाण पर तो ऑलरेडी हाई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, P, क्या कहते हैं, P पर निर्भर करती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक और चीज देखिएगा निरक्षीय रेखा पर विषुवतीय तल में इलेक्ट्रिक फील्ड अक्षीय रेखा का जस्ट आधा होता है। क्या होता है, अक्षीय रेखा का क्या होता है, जस्ट आधा होता है। अभी आपके पास एक फार्मूला मैं और भी आपको दे देता हूं कि मान लीजिए द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु निरक्षीय रेखा पर है, और कोई बिंदु ना अक्षीय पर हो ना निरक्षीय पर हो, तो ऐसी दशा में वो क्या करेगा, तो वहां पर आपके पास जो वैल्यू बनेगी P √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा विद r³। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। यहां थीटा क्या है, थीटा आपके पास ये द्विध्रुव की जो आपके पास -P से प्लस की ओर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण है। उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला क्या है, कोण है। तो एक कॉमन सा फार्मूला मेरे पास आ सकता है कि किसी भी बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको यहां से मिल सकता है।
अभी आप देखिएगा अक्षीय रेखा में थीटा का मान 0 तो 3 1 4 2p बन जाएगा। निरक्षीय रेखा पर थीटा का मान 90 cos 90 का मान 0 और ये बन जाएगा p/r2। तो द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की स्थिति आपकी ये होगी। एक इलेक्ट्रिक डायपोल का एक प्रॉब्लम और भी इसी पर है, उसे भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल यदि आपका किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो क्या स्थिति होगी। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण, ये टार्क कितना आप निकालेंगे इसके बारे में बताया जा रहा है। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हो तो उस पर कितना लगेगा। तो देखिएगा मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये बन गया आपके पास, और हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल, थोड़ा तिरछा रख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। ये देखिएगा -q और +q, आप सभी लोग जानते हैं कि जो p की दिशा है वो ये बन जाएगी, और ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ ना कुछ ये कोण बनाएगा। मान लेते हैं कि थीटा कोण बनाएगा। कितना कोण बनाएगा? थीटा कोण बनाएगा। जरा बताइए +q पर -q इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में गति करता है, तो इस पर लगने वाला बल F बराबर QE, और इस पर भी लगने वाला बल क्या बनेगा? F बराबर +q। ये देखिएगा दोनों आवेशों पर बल क्या होते हैं? बराबर लगते हैं। परिमाण बल बराबर है, दिशा विपरीत है, तो नेट बल का मान क्या है? 0 है। बट ये क्या है? ये इस द्विध्रुव को एक अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करते हैं। क्या घूमने की स्थिति में कितना बल लगेगा? तो आप जानते हैं बल आघूर्ण बराबर बल गुणे क्या होता है? लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी की बात करें तो ये बनेगा 2a दूरी लेते हैं तो 2a sin थीटा। अब आप कहेंगे 2a sin थीटा क्यों? क्योंकि ये बनने वाला कोण है। आप बताइए q × 2a क्या होता है? ये बनता है p, तो बनेगा pe sin थीटा। यानी यदि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर एक मोमेंट ऑफ फोर्स कार्य करता है, जो उसे क्या करता है? जो उसे द्विध्रुव की दिशा में लाने का, जो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लाने का प्रयास करता है। यानी वो घुमा करके इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करने का प्रयास करता है। इस समय इस पर लगने वाला टार्क जो होता है वो pe sin थीटा होता है। अभी आप देखिएगा कि यदि यही थीटा हमारा क्या हो, इस समय थीटा हमारा क्या हो? 0 हो। ध्यान दीजिएगा, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल जो ऐसे रखा था वो ऐसे रखा हो तो टाउ का मान क्या बन जाएगा? 0। यदि हमारे पास यही थीटा क्या हो? लंबवत हो, तो टाउ ये मैक्सिमम होता है और ये किसके बराबर बन जाएगा? PE के बराबर बन जाएगा। आप चाहे यहां से P की डिफिनेशन भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम इलेक्ट्रिक डायपोल पर रखते हैं तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। ये हमारा था इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट। अगला लेक्चर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होगा और गॉस थ्योरम का। थैंक यू।